नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस PYQ सीरीज में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं MCQ से। तो पहला MCQ है, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर 2001। इस घटना को हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका में मंथ को पहले लिखा जाता है और डेट को बाद में लिखा जाता है, इसलिए हम इसे 9/11 पढ़ते हैं और सन सबसे आखिर में आता है। जबकि भारत में डेट को पहले लिखा जाता है, मंथ को बाद में लिखा जाता है और सन सबसे लास्ट में। तो इसलिए इस घटना को हम 9/11 के नाम से जानते हैं। 9/11 जैसी ही एक घटना भारत में हुई थी, जिस घटना का नाम है 26/11। लेकिन 26 यहाँ पर डेट है, 11 यहाँ पर मंथ है और इसका सन हो जाएगा 2008, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई के प्रसिद्ध ताज होटल पर हमला किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद ही अमेरिका ने पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा की। और आतंकवाद को हम सुरक्षा के नए खतरों में शामिल करते हैं। इसे हम अपारंपरिक सुरक्षा का ही एक भाग मानते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। सुरक्षा के दो भाग होते हैं, एक तो पारंपरिक और एक अपारंपरिक। तो हम आतंकवाद को अपारंपरिक सुरक्षा का ही एक अंग मानते हैं, जिसे हम नए खतरों में शामिल करते हैं। और आपको ध्यान रखना है, जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, यहाँ पर व्यापार से संबंधित गतिविधियां होती थी। यहाँ पर 2 टॉवर थे जिन्हें ट्विन टॉवर कहते थे, और यहाँ पर आतंकवादियों ने सीधे ही प्लेन को क्रैश करवा दिया था। अगला प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी 1972 में, 1972। और यह संधि हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो एग्जामिनर प्रश्न यह भी पूछ सकता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किन 2 देशों के बीच में हुई? तो यह 2 देश हो जाएंगे USA और USSR। इसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोकना था, ताकि अवरोध का संतुलन बना रहे। अवरोध क्या है, इसके बारे में हम अगले प्रश्न में जिक्र करेंगे। और जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि है, यह अस्त्र नियंत्रण का एक उदाहरण है। यदि एग्जामिनर प्रश्न पूछना चाहे तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किसका उदाहरण है? तो यह एक अस्त्र नियंत्रण का उदाहरण है। या फिर एक अस्त्र नियंत्रण का उदाहरण बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। तीसरा प्रश्न है, युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है। तो युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है अवरोध। अवरोध क्या है, इसके बारे में बता रखा है। युद्ध की आशंका को रोकना यानी दुश्मन को पहले ही इतना डरा देना कि वह आप पर हमला ही नहीं करे। इसके बाद में युद्ध की आशंका को हम रोकने का एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं, वो है रक्षा। यानी जब युद्ध छिड़ जाए तो आपको युद्ध को सीमित रखना है और उसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर देना है। और युद्ध की आशंका से निपटने का तीसरा तरीका है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन में हम क्या करते हैं कि हमारे जो दुश्मन देश होते हैं, उनके बराबर हम हमारी सैन्य क्षमता या उससे ज्यादा सैन्य क्षमता हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो युद्ध की आशंका को रोकने के 3 तरीके हो गए, अवरोध, रक्षा और शक्ति संतुलन। एग्जामिनर एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछ सकता है, युद्ध की आशंका को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो युद्ध की आशंका को अवरोध, रक्षा और शक्ति संतुलन द्वारा रोका जा सकता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि पारंपरिक खतरों को रोकने के कौन कौन से तरीके हैं, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। तो पहला तरीका हो जाएगा अवरोध, यानी हमला करने से रोकना और उसने सामने वाले को भारी कीमत चुकाने का भय दिखाना। दूसरा तरीका है रक्षा, हमले का सामना करना और युद्ध को सीमित करना। तीसरा तरीका हो जाएगा शक्ति संतुलन, यानी आप यदि छोटे देश हैं तो विभिन्न देशों के साथ आप एक सैन्य गठबंधन बना ले, और यदि आप बराबरी वाले देश हैं तो दुश्मन देश के बराबर सैन्य क्षमता हासिल करने की कोशिश करें या उससे ज्यादा सैन्य क्षमता हासिल करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को खाली जगह कहा जाता है।
तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को हम मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा भी कहते हैं। पीछे बताया था सुरक्षा की मुख्यतः दो धारणाएं हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक धारणा में हम बाह्य खतरों को शामिल करते हैं, यानी दुश्मन देश हम पर हमला कर सकता है। लेकिन अपारंपरिक धारणा में हम आंतरिक खतरे जैसे आतंकवाद है, इन सभी को हम शामिल करते हैं। तो मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा हम किसे कहते हैं? अपारंपरिक धारणा को। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का दायरा बड़ा होता है, यानी पारंपरिक धारणा में केवल और केवल एक या दो कारण शामिल किए जाते हैं जहां किसी व्यक्ति को खतरा होता है, लेकिन अपारंपरिक धारणा का दायरा बड़ा होता है। इसमें राज्य नहीं बल्कि व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। यानी पारंपरिक धारणा में देश सर्वोपरि होता है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। देश रहना चाहिए, व्यक्ति रहे या नहीं रहे। लेकिन जो अपारंपरिक धारणा है इसमें देश का महत्व नहीं है, इसमें महत्व है व्यक्ति का। देश बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन व्यक्ति रहना चाहिए। और इसीलिए हम अपारंपरिक धारणा को ह्यूमन सिक्योरिटी या मानवता की सुरक्षा भी कहते हैं। दूसरी खाली जगह है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल संधि पर कब हस्ताक्षर किए? यह सवाल अगले अध्याय से संबंधित है, लेकिन फिर भी हमने इसमें शामिल कर लिया है, तो आप ध्यान से देखो। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 में साइन किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल यह सबसे पहले हस्ताक्षरित हुआ था 1997 में, और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। और भारत की सुरक्षा रणनीति का एक प्रमुख घटक है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, जिसके तहत भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। क्योटो है वो जापान का एक शहर है, यहीं पर यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी, इसलिए इस संधि का नाम ही पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये इस संधि की शुरुआत तो 1997 में हुई, लेकिन भारत ने इस पर साइन किए थे 2002 में। ध्यान रखना है आपको। तो यदि पूछ ले क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो आप उत्तर देना 1997। यदि पूछ ले भारत ने इस पर साइन कब किए, तब आपका उत्तर होना चाहिए 2002। इसके बाद में है अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। तो हर खतरा सुरक्षा का मुद्दा नहीं होता है, केवल वे खतरे जो जीवन के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचाते हैं वही सुरक्षा के दायरे में आते हैं, और सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, तो अगला प्रश्न है, जैविक हथियार संधि या बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ? तो यह हुआ था 1972 में। तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया में निरस्त्रीकरण के लिए जैविक हथियार संधि या रासायनिक हथियार संधि जैसे उदाहरण हैं, और यह पहली संधि हुई थी 1972 में, और इस पर 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, यदि BWC या जैविक हथियार संधि के बारे में प्रश्न बन सकता है, तो एग्जामिनर केमिकल वेपन कन्वेंशन या CWC से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था 1997 पर, और इस पर टोटल 193 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और ये संधियां उदाहरण है निरस्त्रीकरण का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सुरक्षा के मुख्य दो स्वरूप कौन कौन से हैं? तो सुरक्षा के दो मुख्य स्वरूप है, पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा, या पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। तो पारंपरिक धारणा में हम सैन्य खतरे, बाहरी और आंतरिक को शामिल करते हैं, और अपारंपरिक धारणा में हम मानवीय खतरों को शामिल करते हैं, जैसे भूख है, महामारी है, आतंकवाद है। हमने पीछे पढ़ा था आतंकवाद है, इसे हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में या नए खतरों में शामिल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सुरक्षा के मुख्य दो स्वरूप है, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक होता है सैन्य खतरा, अपारंपरिक होता है मानवीय खतरा, जिससे मानव को कोई भी नुकसान हो जाएगा मानवीय खतरा। इसमें भूख है, महामारी है और आतंकवाद है। चलिए देखते हैं पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा में। तो पारंपरिक सुरक्षा होती है राज्य केंद्रित। यहाँ पर राज्य मतलब देश, यहाँ पर देश प्रमुख हैं और ये महत्व देते हैं सैन्य बल पर, और इनके लिए राष्ट्रीय संप्रभुता ज्यादा महत्व रखती है, और ये सीमा सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और अपारंपरिक सुरक्षा होती है वो
मानव केंद्रित होती है, यानी यहाँ पर देश का महत्व नहीं है, यहाँ पर महत्व है मानव का। और यह जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों, महामारी, साइबर सुरक्षा, गरीबी आदि पर भी ध्यान देती है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष बताइए। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हो जाएंगे मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा या विश्व रक्षा। तो मानवता की सुरक्षा में शामिल करते हैं हम भूख, बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति की रक्षा। विश्व सुरक्षा में आता है ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे खतरे। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष, मानव की सुरक्षा, विश्व रक्षा। मानवता में आ जाएगा भूख, बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति की रक्षा, और विश्व सुरक्षा में आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल से। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। और यह संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कहती है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर चाहे तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक ताप वृद्धि को नियंत्रित करना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। और यह संधि हुई थी 1997 में जापान के क्योटो शहर में, और इस पर भारत ने साइन किए थे 2002 में। प्रश्न संख्या 6, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी 1972 में, और यह संधि हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। और यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, और इसका उद्देश्य क्या था? ऐसे मिसाइल रोधी प्रणालियां बनाने से रोकना जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सके। और इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, एक हुआ था बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, वो हुआ था 1972 में, और साथ ही साथ एक और ध्यान रखना है, केमिकल वेपन कन्वेंशन, वो हुआ था शायद 1997 में। दोनों ध्यान रखना है आपको। आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, एग्जामिनर चाहे तो फुल फॉर्म से संबंधित भी सवाल पूछ सकता है। तो एबीएम का पूरा नाम हो जाएगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, और बीडब्ल्यूसी का पूरा नाम हो जाएगा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, और सीडब्ल्यूसी का पूरा नाम हो जाएगा केमिकल वेपन कन्वेंशन। अब एक नजर में देख लेते हैं विभिन्न संधियां और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने शामिल कर लिया है 1959 के अंटार्कटिका संधि। इसके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, तो साथ ही साथ इसे रख लिया है। उसके बाद में अगली संधि हो जाएगी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, तो यह हुई थी 1963 में। उससे अगली संधि हो जाएगा नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, तो यह संधि हुई थी 1968 पर, और उस 1968 में, और जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसके बाद में अगली संधि हो जाएगी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, यह हुई थी 1972 में। उसके बाद में 1972 में ही बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, और भारत इसमें शामिल हुआ था 1973 में। उसके बाद में अगली संधि हो जाएगी रासायनिक हथियार समझौता। मैंने पीछे बताया था 1997, तो 1997 में यह संधि लागू होती है, लेकिन यह है वो शुरू कब होती है? 1993 में, यानी इस पर चर्चा शुरू हो जाती है 1993 में। उसके बाद में अगली संधि है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यह हुई थी 1996 में, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, और भारत ने इस पर 2002 में साइन किए, और यह प्रोटोकॉल लागू हुआ था 2005 में। तो एग्जामिनर यदि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित घुमा फिरा कर प्रश्न पूछना चाहिए तो यह भी पूछ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कब बना, भारत ने इस पर कब साइन किए, और यह कब लागू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल बना था 1997 में, भारत ने इस पर साइन किए 2002 में, और यह लागू हुआ 2005 में। ऊपर वाले सन भी आपको याद रखने हैं, यदि याद रहे तो बाकी आप एग्जाम के समय देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर बताइए। तो अप्रवासी और शरणार्थी क्या है, तो इसके बारे में देख लिए।
वे लोग जो अपनी मर्जी से बेहतर जीवन की तलाश में, आर्थिक अवसरों की तलाश में या नौकरी की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं अप्रवासी। लेकिन वे लोग जो युद्ध के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने पर मजबूर होते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए वे किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं शरणार्थी। यानी अप्रवासी अपनी मर्जी से जाते हैं और शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं। और राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे शरणार्थियों को स्वीकार करें, लेकिन अप्रवासियों को स्वीकार करे या नहीं करे, यह राज्य पर बाध्यता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। हमने पीछे निरस्त्रीकरण के 2 उदाहरण पढ़े थे, BWC और CWC। तो अब प्रश्न पूछ लिया है, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। तो देख लीजिए, कुछ विशेष किस्म के हथियारों को कम करना या पूरी तरह से खत्म करना, यही क्या है, निरस्त्रीकरण। यानी या तो उसकी मात्रा में कमी ले आओ या उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दो, इसे हम क्या कहेंगे, निरस्त्रीकरण। यह सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत सहयोग मूलक सुरक्षा का एक तरीका है। निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य या सभी देश, चाहे वे छोटे हो या बड़े, कुछ खास किस्म के हथियारों जैसे जैविक हथियार या रासायनिक हथियार या परमाणु हथियार बनाने से परहेज करें। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि, 1997 की रासायनिक हथियार संधि। तो ये ऐसे हथियार और उत्पादन भंडारण पर रोक यानी यह संधि ऐसे हथियारों के उत्पादन और भंडारण पर रोक लगाती है। इसका उद्देश्य होता है युद्ध की विभीषिका और जनसंहार को कम करना। अगला प्रश्न है, आतंकवाद क्या है, संक्षेप में लिखिए। यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था, आतंकवाद क्या है। तो देख लीजिए आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद का आशय है राजनीतिक खून खराबे से जो जानबूझकर और बिना किसी गलती के निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। इनका मकसद क्या है, समाज में दहशत फैलाना ताकि सरकारों को अपनी मांगे मानने पर मजबूर किया जा सके। और ये राजनीतिक स्थितियां बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कोई व्यक्ति सत्तासीन है तो उसे सत्ता से हटाने का भी प्रयास करते हैं। आतंकवाद से कोई एक देश पीड़ित नहीं है, यह एक वर्तमान समय में वैश्विक समस्या बन चुकी है और दुनिया के कई देश आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। और आतंकवाद के तरीके क्या हैं, जैसे विमान अपहरण है, बम विस्फोट, यानी रेल में बम विस्फोट कर देना, बाजार में बम विस्फोट कर देना, या होटल में बम विस्फोट कर देना, या आत्मघाती हमले, उदाहरण के तौर पर जैसे 9/11 का हमला या पुलवामा का हमला। ये सब उदाहरण है आतंकवाद के। तो आपको ध्यान रखना है आतंकवाद क्या है और इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न है, भारत की सुरक्षा रणनीतियों पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत अपने सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से 4 घटकों का प्रयोग करता है। तो पहला घटक हो जाएगा सैन्य क्षमता को मजबूत करना। भारत पर पाकिस्तान और चीन से हमले होते रहते हैं, इसलिए भारत कोशिश करता है कि वह अपनी सैन्य क्षमता और परमाणु क्षमता को बढ़ाए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मजबूत करना। भारत का हमेशा से प्रयास रहा है कि संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और निरस्त्रीकरण जैसे सुझावों को समर्थन देना ताकि विश्व शांति बने रहे। उसके बाद में तीसरा हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा, यानी देश के भीतर अलगाववादी आंदोलनों जैसे पंजाब, कश्मीर, पूर्वोत्तर से निपटने के लिए और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए प्रयास करना। उसके बाद में चौथा हो जाएगा आर्थिक विकास, यानी गरीबी और असमानता को दूर करें ताकि समाज में असंतोष पैदा न हो और सभी नागरिक सुरक्षित महसूस करें। तो ये प्रमुख 4 घटक है भारत की सुरक्षा रणनीतियों के। इसे हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 प्रमुख घटक, पहला घटक हो जाएगा सैन्य क्षमता, यानी सेना का आधुनिकीकरण करना और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना। दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और तीसरा हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा, और चौथा हो जाएगा आर्थिक विकास। अब निबंधात्मक प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला निबंधात्मक प्रश्न है, सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुरक्षा की पारंपरिक एवं अपारंपरिक अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो हमें पहले तो सुरक्षा का अर्थ बताना है। तो हमने पीछे पढ़ रखा है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी।
लेकिन हर खतरा सुरक्षा का मुद्दा नहीं होता है। सुरक्षा का संबंध केवल और केवल उन खतरों से होता है जो जीवन के केंद्रीय मूल्यों जैसे संप्रभुता है, स्वतंत्रता है, को नुकसान पहुंचाए, और यदि उन्हें रोका न जाए तो जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से। तो यह धारणा मुख्य रूप से सैन्य खतरों और राज्य की सुरक्षा पर केंद्रित होती है। इसके मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। एक तो होती है बाहरी सुरक्षा, इसमें सबसे बड़ा खतरा होते हैं दूसरे देश, और इससे निपटने के लिए देश शक्ति संतुलन बनाते हैं, गठबंधन करते हैं या अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं। इसका उद्देश्य युद्ध को रोकना है और युद्ध होने पर देश की रक्षा करना है। आगे है इसका प्रकार आंतरिक सुरक्षा। तो इसका अर्थ है देश की सीमा के भीतर शांति कायम करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के कई देशों में यह समस्या उत्पन्न हुई, यानी देश के भीतर ही अशांति छाई रही। तो आंतरिक सुरक्षा में देश कोशिश करता है कि वह अशांति को हटाए, देश को गृह युद्ध में जाने से रोके। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देशों के लिए आंतरिक विद्रोह और अलगाववाद सबसे बड़ी चुनौतियां थी। उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा के बारे में। तो यह अवधारणा सुरक्षा के दायरे को बढ़ाती है। यानी पहले खतरे दो प्रकार के थे, बाह्य और आंतरिक। अब सुरक्षा के दायरा बढ़ चुका है, यानी अपारंपरिक धारणा में इसे शामिल किया गया है, और इसे हम कहते हैं मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा। इसमें अब राज्य की ही नहीं बल्कि व्यक्ति और पूरी मानवता की सुरक्षा की बात की जाती है। इसमें सैन्य खतरों के अलावा भूख, महामारी, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद और मानवाधिकार हनन को भी शामिल किया जाता है। इन खतरों से निपटने के लिए सैन्य बल नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत होती है। निष्कर्ष देख लीजिए, आज की दुनिया में सुरक्षा का मतलब है सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करना, बल्कि नागरिकों को अभाव और भय से मुक्त भी करना। अगला प्रश्न है मानवाधिकार की आवश्यकता वर्तमान समय में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो देखिए, मानवाधिकार समकालीन विश्व में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत मानवाधिकार एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मानवाधिकार क्या है? वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होने चाहिए, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, मूलवासियों या अल्पसंख्यकों के अधिकार। उसके बाद में वर्तमान प्रासंगिकता और इसका महत्व देखिए। तो बढ़ते उल्लंघन, यानी 1990 के बाद रवांडा में जनसंहार, इराक का कुवैत पर हमला, पूर्वी तिमोर में हिंसा जैसी घटनाओं ने दुनिया को झकझोर दिया। जब सरकारें ही अपने नागरिकों का दमन करने लगी तो मानवाधिकारों की रक्षा वैश्विक जिम्मेदारी बन जाती है। जहां मानवाधिकारों का हनन होता है वहां असंतोष, विद्रोह और आतंकवाद पनपता है। यह अस्थिरता पड़ोसी देशों और अंततः विश्व सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है। आज बहस इस बात पर है कि क्या गंभीर मानवाधिकार हनन होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसे हम मानवीय हस्तक्षेप भी कहते हैं। मानवाधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों को अपनी शिकायतें रखने और अधिकारों की रक्षा करने का मौका देती है। और इसका निष्कर्ष हो जाएगा, मानवाधिकार केवल नैतिक मूल्य नहीं है बल्कि वैश्विक सुरक्षा की एक अनिवार्य शर्त है, और मानवाधिकारों की रक्षा के बिना भय से मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए मानवाधिकारों का वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा महत्व है। चलिए बढ़ते हैं अंत में कुछ परीक्षा के लिए मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए, 1972 में हुई थी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, और 1997 में हुई थी केमिकल वेपन कन्वेंशन। 1972 में ही हुआ था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, और क्योटो प्रोटोकॉल यह हुआ था 1997 में। भारत ने इस पर साइन किया 2002 में, और यह लागू हुआ 2005 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में, और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में। और ये दोनों परमाणु परीक्षण हुए थे राजस्थान के पोखरण में। पोखरण है जैसलमेर में, ध्यान रखना है। यदि एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है प्रश्न, भारत का पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ। उसके बाद में यह पाठ होता है पूरा। मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू।